हमारी पूर्व की क्लास में देखा कि बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में भारत में मुगल सत्ता, मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है और बाबर के बाद अगले शासक बनते हैं हुमायूं। हुमायूं को अपने जीवन काल में राज सिंहासन प्राप्त होते ही अफगानियों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है और सबसे कड़ी चुनौती उन्हें मिलती है अफगान सरदार शेर खां से। कौन होते हैं शेर खां? अफगानी सरदार होते हैं और आगे चलकर इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इन शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं का 2 बार युद्ध होता है। जैसा कि हमने पहले देखा, हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि एक युद्ध होता है चौसा का युद्ध, जो कि बिहार के क्षेत्र में लड़ा जाता है 1539 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित कर दिया जाता है और पराजित करके वह क्या करता है, वह शेर शाह सूरी की उपाधि धारण करता है। कौन? शेर खां। शेर शाह सूरी की उपाधि धारण करता है कौन से युद्ध में विजित होने के बाद? चौसा के युद्ध में विजित होने के बाद, जिसमें वह हुमायूं को पराजित कर देता है और अपने नाम के सिक्के भी जारी करता है। उसके बाद का एक और महत्वपूर्ण युद्ध होता है जो कि 1540 ईस्वी में होता है और वो युद्ध होता है कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध। इस युद्ध का इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इस युद्ध में शेर शाह सूरी के द्वारा जो मुगल शासक होते हैं हुमायूं, उनको बुरी तरह से पराजित कर दिया जाता है और उनको भारत से बाहर खदेड़ दिया जाता है और भारत में स्थापना होती है सूर साम्राज्य की। कौन से युद्ध के बाद? कन्नौज या बिलीग्राम के युद्ध के बाद, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ इस स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया और इसमें विजित होने के बाद ही शेर शाह सूरी सूर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। बच्चों, शेर शाह सूरी जैसा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि उनके जन्म का नाम क्या था, कहाँ उनका जन्म हुआ, किस तरह से उनकी परवरिश हुई और किस तरह से वो एक शक्तिशाली शासक बन पाए कि उन्होंने हुमायूं को चुनौती प्रस्तुत कर दी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका मूल नाम था, वो क्या था? फरीद खां था। इनके पिता हसन खां थे और हसन खां क्या थे? जौनपुर राज्य के अंतर्गत क्या थे? एक जमींदार थे। किस क्षेत्र के जमींदार थे? सासाराम। और कहाँ था सासाराम का क्षेत्र? बिहार में। वहाँ के एक जमींदार थे इनके पिताजी। ठीक है, फरीद खां को शेर खां नाम कैसे पड़ा? फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी गई थी। वो इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने निहत्थे यानी बिना किसी हथियार के ही एक शेर को मार गिराया था। तो इससे खुश होकर के, उनकी वीरता से प्रभावित होकर के जो दक्षिणी बिहार के शासक थे, क्या नाम था उनका? बहार खां। उनके द्वारा किसको? फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की गई। तो अब इनका नाम क्या हो गया? इनका नाम हो गया शेर खां। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने देखा था कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और हमने देखा कि बाबर तैमूरी राजवंश से संबंधित था। पढ़ा था ना जब हम बाबर देख रहे थे। और ये भी जाना हमने कि जो लोदी वंश था वो अफगान वंश से संबंधित था, यानी एक तरफ अफगानी थे और एक तरफ तुर्की थे। ठीक है, यही तो था। तो किसके द्वारा बाबर के द्वारा किसको पराजित किया जाता है? बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाता है और भारत में मुगलों की सत्ता आ जाती है। तो इसके क्या परिणाम निकलते हैं? इसके परिणाम ये निकलते हैं कि अब अफगानियों में भय की स्थिति, अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि जो उनके नेता थे इब्राहिम लोदी, वो क्या होते हैं? वो मारे जाते हैं। ऐसी अनिश्चितता और अव्यवस्था की स्थिति में फरीद खां, शेर खां एक शक्तिशाली अफगान सरदार के रूप में उभरते हैं और ये कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य पे शासन किया। कि सल्तनत काल के बाद जब शेर शाह सूरी का शासन आता है तो उस समय उन्होंने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पे, उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य पर उन्होंने शासन किया। जैसे कि हम मानचित्र में देख पा रहे हैं, उनका शासन यहाँ उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था और इसी तरह से देख पा रहे हैं कि पश्चिम में सिंध से लेकर के, सिंधु नदी से लेकर के असम की पहाड़ियों तक उनका यह साम्राज्य विस्तृत था। किसका साम्राज्य? शेर शाह सूरी का। यानी उत्तर भारत के
इतने विशाल साम्राज्य पे इन्होंने शासन किया था। बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि 2 युद्ध तो इनके जीवन काल के महत्वपूर्ण थे ही, चौसा का युद्ध और कन्नौज व बिलीग्राम का युद्ध, क्योंकि इन्हीं युद्धों के माध्यम से ये भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना कर पाते हैं। लेकिन जब इनकी सत्ता स्थापित हो जाती है, सूर साम्राज्य स्थापित हो जाता है, उस दौरान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम होता है गिरि सुमेल का युद्ध। यह युद्ध किसके साथ होता है? यह युद्ध मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ होता है, क्योंकि उस दौरान मालदेव जो कि राजपूताना के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे, बहुत तेज़ी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और उन्होंने लगभग पूरे उत्तर पश्चिमी राजपूताना को अपने आधिपत्य में ले लिया था। इसलिए शेरशाह सूरी को ये संकट लगा कि इससे तो मेरा दिल्ली और आगरा है वो राजपूताना से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मेरी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। ऐसा सोच करके वो मालदेव पर आक्रमण कर देते हैं। कब कर देते हैं आक्रमण? 1544 ईस्वी में। तो देखते हैं गिरि सुमेल युद्ध के बारे में। बड़ा ही रुचिकर युद्ध है और यहाँ से क्वेश्चन अपना बनता ही बनता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो यह युद्ध होता है राजपूताना के जो शासक होते हैं, मारवाड़ के शासक मालदेव, साथ ही में सूर साम्राज्य के जो संस्थापक होते हैं शेरशाह सूरी, उनके मध्य यह युद्ध होता है। और कौन से क्षेत्र में होता है यह युद्ध? अजमेर और जोधपुर के मध्य एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है सामेल, इसे सुमेल भी कह दिया जाता है। तो वहाँ पर यह युद्ध होता है। राजपूत सेना और अफगान सेना आमने सामने हो जाती है और युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं? युद्ध के परिणाम यह निकलते हैं कि शेरशाह विजयी हो जाते हैं। मानचित्र में हम क्षेत्र देखेंगे, ये अजमेर है, जोधपुर है और इसके बीच में ये सुमेल नामक जो स्थान है, वहाँ पर ये युद्ध होता है गिरि सुमेल का युद्ध। गिरि सुमेल के युद्ध में विजयी होने के बाद जो शेरशाह सूरी होते हैं वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। न केवल मारवाड़ पे बल्कि अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर भी वह अधिकार कर लेते हैं। लेकिन बच्चों, गिरि सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी आसानी से यह जीत हासिल नहीं कर पाता, बल्कि वह यह जीत छल कपट का सहारा लेकर हासिल करता है और बहुत ही कठिनाई से ये गिरि सुमेल का युद्ध जीत पाता है। तभी तो वो कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, ये कथन क्यों दिया। होता क्या है कि इधर मालदेव की सेना तैनात रहती है, इधर शेरशाह सूरी की सेना तैनात रहती है, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम अभी तक नहीं निकल रहा होता है। जिससे शेरशाह सूरी क्या करते हैं? शेरशाह सूरी छल कपट का सहारा लेते हैं और वो जैता और कूपा कौन होते हैं? मालदेव के सेना नायक होते हैं। तो जैता और कूपा के नाम झूठे पत्थर लिखकर जो शिविर होता है मालदेव का युद्ध में, उसके बाहर वो डलवा देते हैं। जब मालदेव यह पत्र पढ़ते हैं तो उन्हें ये लगता है कि मेरे जो सेनापति हैं, मेरी जो सेना है वो शत्रु की सेना से मिली हुई है और वो किस में आ जाते हैं? वो इस छल प्रपंच में आ जाते हैं जो कि शेरशाह सूरी ने रचा था और वो बिना अपने सैनिकों से बात किए मारवाड़ की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि युद्ध का तो अब परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है कि हार ही होगी, क्योंकि जब अपने ही लोग शत्रु से मिल गए हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। जब जैता और कूपा साथ ही अन्य सरदारों को ये बात पता चलती है कि मालदेव पलायन कर चुके हैं और ये झूठे पत्र के कारण ये ऐसा हुआ, तो सभी सरदार यह निश्चित करते हैं कि वो युद्ध का मुकाबला करेंगे, आक्रमण का जवाब देंगे, क्योंकि राजपूत वीर कभी भी युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं जाता है। और इसका परिणाम ये निकला कि जैता और कूपा के नेतृत्व में राजपूत सेना इतने ज़्यादा जोश से लड़ी कि एक बार तो शेरशाह सूरी को यह लगने लगा कि कहीं मैं परास्त न हो जाऊं या मारा नहीं जाऊं। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये जीत दर्ज की। तभी उनको कहना पड़ा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपना। ये सीधा ऐसे कैसे स्टेटमेंट उठ के आ जाता है शेरशाह सूरी का कि स्पष्ट कीजिए कि उन्होंने ये क्यों कहा। तो आपको पूरा युद्ध का वर्णन करना है कि गिरि सुमेल का युद्ध था, इतने ईस्वी में हुआ, यहाँ सुमेल के क्षेत्र में हुआ और इसका परिणाम ये निकला। बड़ी मुश्किल से उन्हें जीत हासिल हुई, इसलिए उन्होंने ये कहा। और इसके बाद इस युद्ध में जीत दर्ज करने के बाद न केवल मारवाड़ पे बल्कि जो आसपास के क्षेत्र थे, अजमेर और मेवाड़ के क्षेत्र, उस पर भी शेरशाह सूरी ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जैता जी हैं और ये कूपा।
ठीक है, तो ये दोनों ही इतिहास में अमर हो गए अपनी वीरता के कारण। अब बात करते हैं इनके आखिरी सैनिक अभियान की कि शेरशाह सूरी का आखिरी सैनिक अभियान कौन सा था। तो इनका आखिरी सैनिक अभियान था कालिंजर के क्षेत्र में। कालिंजर कहाँ पर है हमें पता है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर ये कालिंजर के दुर्ग को विजय करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान क्या होता है, बारूद विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और कब होती है इनकी? 1545 ईस्वी में। तो आखिरी अभियान कौन सा होता है? कालिंजर का अभियान। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ ये राजस्थान है, यहाँ ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो कालिंजर में विस्फोट होने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो होते हैं उनके पुत्र इस्लाम शाह, और वो 1553 ईस्वी तक शासन करते हैं। लेकिन अयोग्य उत्तराधिकारियों और उनके आपसी संघर्ष के कारण कुछ ही समय में सूर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसी दौरान क्या होगा, हुमायूं दोबारा से अपनी शक्ति सर्जित करता है, शक्ति संगठित करता है और बाद में अपना साम्राज्य पुनः हासिल कर लेता है, जो कि हम बाद में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के निर्माण कार्यों की, क्योंकि शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में इतने निर्माण और सुधार के कार्य करवाए कि इन्हें अकबर का, जो मुगल सम्राट होंगे अगले अकबर, तो उनका अग्रगामी इस क्षेत्र में उनको माना जाता है। तो देखते हैं उन्होंने कौन कौन से सुधार कार्य करवाए। सबसे पहले इन्होंने भूमि माप और लगान की जो प्रक्रिया होती थी, कर वसूली की जो प्रक्रिया होती थी, उसको व्यवस्थित किया। इन्होंने लगान वसूल करने की 3 प्रकार की प्रणालियां निर्धारित की। एक बार देखते हैं कौन कौन सी प्रणाली। सबसे पहले गल्ला बख्शी अथवा बटाई प्रणाली, जिसमें क्या होता था कि जो सरकारी और जो किसान था उन दोनों के ही अपने अपने जो उपज थी वो बंटवारा उसका कर लिया जाता था। दूसरी थी नस्क या मुक्ताई अथवा कनकुत प्रणाली। इसमें पिछले साल की जो भूमि था, भूमि की माप और जो उपज थी उसके आधार पे मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाता था कर के निर्धारण का। और तीसरी थी नगदिया जब्ती प्रणाली, और यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थी। ठीक है, क्योंकि इसमें भूमि के माप के आधार पे, उसी साल का जो भूमि का माप था उसके आधार पे लगान का निर्धारण किया जाता था। आगे देखते हैं, उन्होंने और कई सुधार कार्य करवाए, जिसमें उन्होंने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। साथ ही जो ये सड़कें थी इन पे जो यात्री आते जाते थे, इनके आराम के लिए क्या इन्होंने निर्माण करवाया, अनेक सरायों का भी निर्माण करवाया। और इनकी सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध सड़क थी, सबसे ज़्यादा जो बड़ी सड़क थी वो थी ग्रांड ट्रक रोड। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, अति लघुत्रात्मक, नोट डाउन कर लीजिए कि ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। और ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? बंगाल के सोनार गाँव से लेकर, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर बंगाल के सोनार गाँव से लेकर के ये यहाँ पेशावर तक विस्तृत थी। कौन सी सड़क? ग्रांड ट्रक रोड, बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने क्या किया, पहली बार रुपये शब्द का प्रयोग किया, यानी जो आधुनिक रुपया है और शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया। इन्होंने तांबे के 380 ग्रेन दाम के और चांदी के 178 ग्रेन दाम के रुपये जारी किए। ठीक है, तो सबसे पहले रुपये किसने जारी किए थे? शेरशाह सूरी ने रुपये जारी किए थे। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने सासाराम, और सासाराम हमने देखा बिहार में, जहाँ के इनके पिता क्या थे? जमींदार थे। तो वहाँ पर इन्होंने एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया। और इस मकबरे की आकृति कैसी थी? इस मकबरे की आकृति डमरू के समान थी और इस पर हिंदू धर्म का प्रभाव दिखाई देता था। बच्चों, आशा करती हूँ आपको शेरशाह सूरी और सूर साम्राज्य अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे मुगल सम्राट अकबर के बारे में। धन्यवाद।